सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेंटर ऑफ मास, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। देखते हैं क्या होता है। तो होल सेंटर ऑफ मास कैन बी अज्यूम्ड बाय सेंटर। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से ना जो पूरे बॉडी का मास है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। और क्लोजर टू द हेवी ऑब्जेक्ट, मान लो 2 पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो मान लो ये हेवी साइड है और ये रॉड से जुड़ा हुआ है इस साइड से, तो सेंटर ऑफ मास है ना वो हेवी साइड की तरफ होता है, क्लोजर टू हेवियर ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। और जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक अलग चीज़ होता है। ये दोनों कोइंसाइड होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल होता है, लेकिन जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहाड़ का चेक करें तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है। लेकिन नॉर्मल में तो दोनों सेम ही होता है यार, कि ऐसा पॉइंट जहाँ जिसके अराउंड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है किसी बॉडी का वो सेम हो। उसके बाद है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डिपेंडेंट होता है एंड चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और निकालते कैसे हैं, तो मान लो ये एक्सिस है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे दूसरा मास है, और ये इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो कैसे निकालेंगे, तो ऑरिजिन्स के रिस्पेक्ट्स में उसका डिस्टेंस कहाँ कितना है, r1 कितने हैं, r2 कितने हैं, फिर दोनों अपॉन में दोनों का मास, ये m1 इंटू r1 m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे हम ये इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। और सिमिलरली वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास निकालना तो सेम उसी तरह, बस आर की जगह वी रिप्लेस हो जाएगा। और एक्स एक्सिस में निकालना है तो सिमिलरली इसी तरीके से सबको निकालना है। बस अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आर की जगह ए एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई अपॉन में टोटल मास। वाई में भी ऐसे ही है। उसके बाद टू बॉडी सिस्टम का देखते हैं, दो बॉडी सिस्टम का। और ये डिस्क्रीट मास क्वांटिटीज के लिए ये वाला फॉर्मूला है। और दो बॉडी सिस्टम का देखें तो क्या होगा, मान लो ये दो बॉडी है m1 m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो अगर हमें निकालना हो कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो कितना दूर है, 8 सेंटीमीटर ऑफ वन, तो हम कैसे कर देंगे, जो उसका अपोजिट है उसका अपोजिट अपॉन में ये मल्टीप्लाई और अपॉन में टोटल। सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा कि सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट से कितना, जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, तो सिमिलरली ये r2 है ना, तो उसको m1 इंटू आर अपॉन में टोटल वेट ऐसे निकालते हैं। और mr क्या है, मोमेंट ऑफ मास है। उसके बाद कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। एरियल मास डेंसिटी हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, और वॉल्यूम मास डेंसिटी हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन लेंथ, और स्मॉल में डी एम अपॉन डी एल। और एरिया मास डेंसिटी टोटल मास अपॉन में एरिया अपॉन डी एम अपॉन डी ए। और इसका मास अपॉन वॉल्यूम या फिर डी एम अपॉन डी वी, छोटी चीज़ के लिए। तो मान लो ये रहा हमारा छोटा सा डी एम, छोटा सा मास और छोटा सा डिस्टेंस, और इसका एरिया डेंसिटी कितना है, लैम्डा एम एल। टोटल मास एम है और छोटा सा एल, तो उसका एक सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन लैम्डा डी एम। उसी तरह सेंटर ऑफ मास देखते हैं जैसे सर्कुलर आर्क का, इसका वाई डी एम कितना होता है, आर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू ये। और हाफ रिंग का थीटा पाई होता है, फुल रिंग का 2 पाई होता है। तो वाई से अगर थीटा पाई हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई सेंटीमीटर 2 अपॉन पाई, एंड वाई सेंटीमीटर इसका फुल रिंग हुआ तो 0। सेंटर ऑफ मास सी एम का मतलब।
उसके बाद हाफ डिस्क का देखते हैं। तो हाफ डिस्क का बाई सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 4/3 पाई। डेटा है, हमें याद रखना है, आता ही आता है। और इसका होलो स्फीयर का 4/4r/8 या फिर r/2। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8 और होलो कौन का h/3 सेंटर ऑफ मास वहाँ पे होता है। ये पोजीशन है कि कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है। और सॉलिड कौन का h/4। और ये ऑब्जेक्ट है, इसका अगर हमें सेंटर ऑफ मास इक्वेट करना है तो कैसे नहीं होगा। ये सॉलिड कौन का, ये रहा सॉलिड कौन m2, h/4 m2 हमें पता है। और ये होलो स्फीयर का क्या होता है, सॉरी 3r, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 3r/8। तो h√3/r ऐसे हम इक्वेट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास पहले, तो ये चेंज हो गया, तो del r/del2, बस r की जगह ना del r आ जाएगा। फाइनल माइनस del का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल del ये। उसके बाद है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास कैसे निकालेंगे, मान लो ये पुले है और इसमें जो m2 है ज़्यादा भारी है, नीचे तरफ उसको एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन उसके ऊपर तरफ है। तो कैसे m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, जो बड़ा है उसको सामने लेंगे और उसके बाद छोटे से माइनस कर देंगे अपॉन में टोटल वेट। बड़ा ये एक्सेलरेशन है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होगा, ये है ना मास है उसका स्क्वायर अपॉन जी। उसके बाद m2g एक्सेलरेशन क्या है, इज इक्वल टू m2g अपॉन m1 प्लस mg। सेम उसकी तरह एक्सेलरेशन निकालने के लिए m1 का निकालने के लिए एक्सेलरेशन हमें जो दूसरा है ना m2, यहाँ पे m2 होना था m2g m1 प्लस m2 अपॉन में। और ये पहला अगर इसका निकालना है तो m2g m1 प्लस m2, ठीक। उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम को देखते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन सेम। अगर फोर्स एक्टिंग किसी सिस्टम में जीरो है तो उसका जो मोमेंट ऑफ सिस्टम है मतलब एम वी क्या होता है, वो सेम होता है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंट ऑफ सिस्टम कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। अगर एफ इंटरनल कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी और जो फोर्स इंटरनल है वो कांट चेंज मोमेंटम। उसके बाद है मेन प्लैंक सिस्टम का। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो मान लो ये फ्रिक्शनलेस आइस है, फ्रिक्शनलेस बर्फ है और ये बोट है, ये मैन है और ये प्लैंक है, इसका डिस्टेंस एल है। तो अगर ये बंदा इससे थोड़ा ट्रैवल किया n-1 इससे थोड़ा ट्रैवल किया करेगा तो जो ये प्लैंक है वो पीछे तरफ हटेगा। जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मान लो ये इस रिस्पेक्ट में था तो ये x इधर हो गया तो ये l-x हो जाएगा। और अगर हमें मोमेंटम चेक करना है, सॉरी चेक करना है तो कैसे हो जाएगा, m-x ये और ये mx डिस्टेंस में। तो ml इज इक्वल टू m-l-x इज इक्वल टू mx। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ml ये मास इंसान का, फिर मास प्लैंक का, दोनों का नीचे में दोनों का ऐड, और ये एल टोटल प्लैंक का। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो शिफ्ट नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास वो वही उस पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद एक कोलिजन मतलब टकराना, इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू बॉडी इन विच एक एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। तो एक इंटरेक्शन जिसमें दो मास एक दूसरे से टकराते हैं और एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाता है। मान लो ये मास m1 है जो ए पे था और इसका वेलोसिटी u1 है, और ये m दूसरा बॉडी है जो पॉइंट बी पे था और इसका स्पीड ऑफ वेलोसिटी u2 है। और ये एग्जांपल है, अगर फोर्स ए ने बी पे टक्कर मारा, बी ने ए पे टक्कर मारा और
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, u1 माइनस u2, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। ये चीज़ याद रखना ना, आगे काम आने वाला है। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ सिस्टम कंजर्व कैसे होता है। तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1u1 प्लस m2u2, ठीक, और फाइनल mv1 प्लस m2v2 मोमेंटम है ना। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ई v2 माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखते हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जहाँ पे ए का वैल्यू 1 होता है, ये दोनों कांस्टेंट होता है, तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, एंड u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। और जब हम इसको चेक करेंगे तो कैसे आएगा, तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लेते हैं। v1 क्या होगा, m1 माइनस m2, जो m1 माइनस m2 अपन में टोटल वेट इंटू u1 प्लस 2m2 u2 m1 प्लस m2। और v2 निकालने के लिए v2 की जगह ना ये m2 माइनस m1, v2 में आपका m2 बड़ा हो जाएगा, v1 में आपका m1 बड़ा हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस 0 होता है। उसके बाद है इनइलास्टिक कोलिजन, जब आपका ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तो अप्रोच है ना उसका वैल्यू बड़ा हो जाता है, ठीक। तो v1 में ई भी सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, v1 m1 माइनस ई m2 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन u1, और ई प्लस 1 m2 u2 m1 प्लस m2, और v2 में v2 है तो m2 बड़ा हो जाएगा ई m1, बस यहाँ पे 2 की जगह ई प्लस 1 आ रहा है, बाकी सब तो इसी की तरह सेम है। कनेक्टिक लॉग्स ऑफ m1 को प्रोडक्ट अपॉन में m1 का एडिशन, और बाकी में u स्क्वायर रिलेशन 1 माइनस e का स्क्वायर। और परफेक्टली इनइलास्टिक पे जब ए का वैल्यू एकदम 0 हो, जब इनइलास्टिक कोलिजन किसे कहेंगे, जब एक दूसरे से टकराएं तो कुछ ना हो, वो मूव करने लग जाए। तो m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस m2, काइनेटिक एनर्जी लॉस इस कंडीशन क्या होता है, आप m1 m2 का प्रोडक्ट अपॉन में m1 प्लस m2 का सम u स्क्वायर का u का स्क्वायर। उसके बाद है इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में इलास्टिक कोलिजन हो तो कैसे होता है, वन लार्जर मास देन अदर, अगर इसका मास ज़्यादा है दूसरे से तो कैसे होगा। तो v1 is equal to u2 and v2 is equal to 2u1 minus u2, ठीक। अगर सेम मास के हो तो दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, तो वो अपना वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे। ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक इन इलास्टिक कोलिजन, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है पता है, उसका फॉर्मूला है v1 का 1 माइनस एन अप प्लस 1 प्लस एन इंटू वी, और v2 का 2u प्लस 1 प्लस एन। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड u n प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर 1 प्लस एन होल स्क्वायर, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन 1 माइनस एन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। उसके बाद है बॉल ऑफ मास रिलीज फ्रॉम एच हाइट विथ ground of coefficient of distribution E, maximum height after an elastic collision is, ये 2gh है, और coefficient of distribution अंडर 2gh। एक बॉल इस साइड से गिराया गया है, ये BC है, AC है, फिर दूसरा C आ जाएगा। तो देखते हैं, हाँ, आफ्टर एन कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, e की पावर 2n h और BC का इसका हाइट। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाई बिफोर रेस्ट, तो h 1 प्लस स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू अंडर 2h अपॉन जी 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई। उसके बाद है ऑब्लिक प्लास्टिक कोलिजन, जब टेढ़ा कोलिजन हो तो कैसे होता है। तो देखो ये m है, नीचे u cos थीटा, वेक्टर को तोड़ेंगे तो u sin थीटा, और ये u sin थीटा, ये u, ये v है, तो v sin थीटा, ये v cos थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, फाइनल क्या है, एम यू कॉस थीटा माइनस में एम यू
कॉस थीटा तो टोटल 2 mu कॉस थीटा, और कोलिजन को इफेक्टिंग कोलिडिंग सरफेस के पैरेलल नहीं होता। उसके बाद है ऑब्लिक इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें क्या होगा, ये थीटा और ये अल्फा, तो साइन यू साइन थीटा प्लस ई यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा टैन अल्फा क्या होगा, यू साइन थीटा अपॉन यू ई यू कॉस थीटा, और टैन अल्फा टैन थीटा अपॉन ई। और देखते हैं, ये यू साइन थीटा है, ये एच है, फिर ई यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, फिर ई स्क्वायर यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। रेंज कितना है, यू साइन थीटा रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, एंड टी एफ टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हमें पता था। और आफ्टर एन कोलिजन ई की पावर एन अपॉन आर, एंड एच नया ई की पावर टू एन अपॉन एच, एंड टोटल टाइम ई की पावर एन अपॉन टू एफ। उसके बाद हम देखते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ये क्या चीज़ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इम्पैक्ट पैरामीटर। तो जब हम दो बॉडी टकराता है तो ये थीटा है, तो यू कॉस थीटा, और ये यू है, और ये यू साइन थीटा। ड्यू टू कोलिजन जो कॉस थीटा विल चेंज, यू कॉस थीटा है वो चेंज हो जाएगा। यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ट्रैक को देख लेते हैं यहाँ डायरेक्ट। आई थिंक ये उतना काम का नहीं है। सी यू सून भाई, नए वीडियो में आता हूँ अच्छे से समझाने। मे बी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एनीवेज आई विल कम सून।